अच्छा शाह भाई, इसमें कहा यह जा रहा है कि जो इस प्रमोशन के पैसे डकी को साथ को रिसीव होते थे, या फिर दूसरे ममालिक से इस चीज़ के वो पेमेंट आती थी इसको, वो ज़ाहिर है मोबाइल्स निकले, लैपटॉप निकला है, डाटा जब छांटा है इदारे ने, जब छानबीन मजीद की है, तो पता ये चला है कि ये जो हज़ारों डॉलर्स आ रहे थे सर, ये गैर मुल्की थे। ऑब्वियसली वो जो भी बंदा उस ऐप को या उस प्लेटफॉर्म को डील कर रहा है, वो बाहर से ही पैसे भेज रहा था। और कहा यह जा रहा है कि वो पैसे इंडिया से आ रहे थे, यानी कि इंडिया से भी पेमेंट्स के कुछ मामलात डकी से पता चले, निकले तफ्तीश के बाद। मुझे बताएं ये चीज़ कितनी इस शख्स के लिए, इस शख्स को मुश्किल में डाल सकती है कि एक तो फंडिंग होना बाहर से, दूसरा एक उस काम के लिए जो कि काम ही इलीगल है, तीसरा ये कि इंडिया से होना। तो ये चीज़ इस केस को कितना मुश्किल बना सकती है डकी के लिए। देखें, अगर किसी शख्स ने, यानी साइबर क्राइम वालों ने ये नोट किया है कि उसको फंडिंग किसी बाहर मुल्क से हो रही है और फंडिंग भी उस एक दुश्मन मुल्क से हो रही है, तो एक बहुत ही ज़्यादा हीनियस बात हो जाती है। तो ये हीनियस क्राइम में आता है। जैसे अभी आप बता रहे थे कि किसी को नुकसान इमलाक को पहुंचना या इंडिविजुअली, तो ये भी उसी ज़मरे में आता है। ये उससे ज़्यादा है हाइनेस, ये हीनियस है, क्योंकि ये कौम और वो उसकी मुल्क के खिलाफ जाती है। ये हीनियस क्राइम में आता है। हीनियस क्राइम में देखें, जब आप दुश्मन मुझसे फंडिंग कर रहे होते हैं तो इस पे जो है फिर ये गद्दारी के ज़ुम्मे में आता है। कोई बख्शिश नहीं। गद्दारी का मतलब ये है कि आपने जो है ना, मुल्क में जब आपके इल्म में ये बात है और पूरा पाकिस्तान इस बात को जानता है कि इंडिया हमारा एक दुश्मन है, और दुश्मन से आपकी फंडिंग लेना है का मतलब यह है कि दुश्मन के साथ सलाम दुआ भी, और ख़ासतौर पे आजकल आप जानते हैं हालात, जंगी हालात हैं। बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक हालात हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल ये मैं देखें, डकी का केस मुझे पर्सनली मैंने स्टडी नहीं किया ना, मैं डकी के केस के बारे में जानता हूँ सही, मगर मैं एक नॉर्मल एक बात कर रहा हूँ कि कोई भी शख्स इंडिया से अगर फंडिंग ले रहा है और उसका कहीं पे इस तरह के इल्ज़ामात हैं, तो फिर ये कोर्ट में अगर साबित हो जाता है तो फिर ये सज़ाए मौत भी हो सकती है, और सज़ाए मौत के अलावा सज़ाए मौत भी हो सकती है, उसकी तमाम जायदादें भी जब्त हो सकती हैं, और कम से कम ये है कि उसको एक 7 साल की सज़ा तो हो ही सकती है, एक कम से कम, अगर ये बात साबित हो जाती है कि उसको फंडिंग हो रही है और वो भी फंडिंग। ठीक है। अच्छा, अब ये जो फंडिंग हो रही है, इसकी कोई बाकायदा दफ़ा तो नहीं लगी ना इस पे? नहीं, पीका 13, 14, 25, 26 में ऐसा तो मुझे FIR के बारे में बताया कि FIR में सेक्शन 13, 14 और 25 और 26 लगी है, तो वो इसमें नहीं आती। ठीक है। ड्यूरिंग केस कोई, जैसे NCCIA का केस है, तो ड्यूरिंग केस की जो प्रोसीडिंग है उसके दौरान भी मजीद लग सकती है दफ़ा? हाई ट्रीजन में आती है ये चीज़, जो हाई ट्रीजन आती है। हाई ट्रीजन का मतलब होता है गद्दारी, मुल्क से गद्दारी, ठीक है ना, दूसरे मुल्क से फंडिंग का होना, वो भी दुश्मन मुल्क से, तो वो एक ज़ुमरे गद्दारी में, और ये बहुत बड़ा जुर्म है। उसके ऊपर अगर ये साबित कर दिया तो फिर इस पर सज़ा भी सख्त हो सकती है। ओए बहुत मुश्किल में आया डकी। अच्छा शाह भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप इस चीज़ पे भी रोशनी डालें कि ये जो केसेस हैं, जैसे NCCIA, FIA का एक सब इदारा अगर कहा जाए तो गलत तो नहीं होगा? NCCI बेसिकली ये FIA का एक विंग अलग बना दिया है। FIA के बहुत सारे विंग हैं, तो ठीक है, उसमें ये भी विंग। अब ये जो NCCIA का केस है, ये कौन सी कोर्ट्स में चलता है नॉर्मली? सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, क्या मामलात होते हैं? ये जो साइबर क्राइम के जितने भी केसेस है, उसकी स्पेशल कोर्ट, खुसूसी अदालतें बनाई हुई हैं। मैंने डिस्कस किया था अभी, तो उसमें ये खुसूसी अदालतें हैं, उसी में ट्राइबल है सारा। इनको थोड़ा सा और आप बता सकते हैं खोल के कि खुसूसी अदालतें कितनी किस्म की होती हैं? ये चीज़ें अदालतें तो खुसूसी, जैसे अब जैसे दहशतगर्दी की अदालत है, तो दहशतगर्दी की अदालत एंटी टेररिज्म कोर्ट में चलती है, स्पेशल कोर्ट है। ओके। इसी तरीके से जो क्या नाम है, मंशियात की कोर्ट, तो मंशियात की भी खुसूसी अदालतें अभी बनी नहीं है, मगर बना रहे हैं। मंशियात के ये अलग विंग बना सही। इसी तरीके से बहुत सारी, यानी आप लगा लें कि बैंक हैगा, बैंक की भी इन्होंने स्पेशल कोर्ट बनाई हुई है। तो यानी मुख्तलिफ जैसे जैसे विंग होते हैं, क्योंकि देखें एक सेशन जज होता है, उसकी जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज नॉर्मल केसेस ज़्यादातर देखते हैं, या मजिस्ट्रेट वगैरह, तो वो वहाँ पे वो नॉर्मल प्रैक्टिस होती है। नॉर्मल से जो पैनल कोर्ट में क्राइम्स होंगे, जो पुलिस बेस होंगे, तो वो उन चीज़ों को जो है ना वो नॉर्मल कोर्टें देखते हैं। ठीक है। कमिंग बैक टू द डकीज़ केस, मुझे ये बताएं कि डकी को अरेस्ट किया गया एयरपोर्ट से। जी, ठीक है। अब क्या, जब कंप्लेंट थी या जो भी मामला थे, इदारे ने जब कार्रवाई करनी है तो उसने करनी है। कोई भी शख्स अगर इल्लीगल एक्टिविटी करेगा तो इदारा उस पर ज़रूर एक्टिव होगा, और एक्टिव हुआ और इदारे ने एक्शन लिया। तो NCCIA के लिए क्या मुश्किल थी कि उसे घर से अरेस्ट करते?
एयरपोर्ट से ही अरेस्ट क्यों किया, या वो जो ECL में नाम है या पता नहीं कौन सी लिस्ट होती है एक, उसमें जो नाम आया वहीं क्यों नाम आया, इसको डायरेक्ट वो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इन दफात में ये जो 13, 14 पी का 25, 26, इनमें क्या डायरेक्ट जाके अरेस्ट नहीं कर सकते थे? वैसे तो देखें ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं काबिल दस्त, यानी डायरेक्ट उसको अख्तियार है अथॉरिटी को कि वो अरेस्ट कर ले। यानी एक होता है नॉन कॉग्निजेबल, इसकी एग्जांपल भी दीजिएगा। कॉग्निजेबल होता है, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें कि डायरेक्ट जो है अथॉरिटी पुलिस वो किसी भी शख्स को जुर्म पे फ़ौरन गिरफ्तार कर सकती है। ओके, ठीक है। और क्या नाम है, नाकाबिले दस्तंदाजी जिसे कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल, तो उसमें ये होता है कि फिर वो वारंट लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो जब तक कि कंसर्न कोर्ट उसको वारंट नहीं देगी वो उसको रेड ठीक है। शाह भाई कोई एग्जांपल दे सकते हैं प्लीज ऐसे किसी जुर्म की जिसमें? देखिए जैसे आपने मुझे जिक्र किया कि एयरपोर्ट से ही क्यों उसको अरेस्ट किया गया। देखिए नॉर्मली जो होता है जो लोग होते हैं जिनके ऊपर केसेस होते हैं या किसी के ऊपर केस बना होता है या वो बंदा मिल नहीं रहा होता एजेंसीज को, पुलिस को, इदारों को, तो वो ये होता है कि जब उसका ECL में वो नाम डाल देते हैं। ECL ये होता है कि कंट्रोल एग्जिट लिस्ट होती है कि जो एयरपोर्ट पे लगी होती है कि ये लोग मुझसे बाहर नहीं जा सकते, तो उसमें ECL में हो सकता है उसका नाम हो, तो उसने जैसी एंट्री मारी हो एयरपोर्ट पे तो उसका नाम जैसी पंच हुआ हो तो उनको ऑटोमेटिकली उनके पास आ जाता है कि ये बंदा यहाँ पे आएगा। तो वो उनकी टीम FI है तो आपको पता है एयरपोर्ट पे मौजूद होती है, तो वो फ़ौरन उसी वक्त उसको अरेस्ट कर लिया होगा। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जो 13, 14, 25, 26 पी की दफात लगी हैं, जी, क्या ये दफात ECL में नाम डालने वाली हैं या फिर इन दफात पे घर से भी उठाया जाए? जैसे आपने पहले मुझसे जिक्र किया कि उस पर हम इंडियन फंडिंग का भी इल्ज़ाम है, तो देखें बात होती है कि जब किसी के ऊपर नहीं, वो तो ये आगे चलकर पता चला ना सर, जब उसको अरेस्ट किया उसके असासाजात को हिलजुल हुई, जी, तब चीज़ें तो और फंडिंग मसला ये मैं आपको बताऊं, इसमें थोड़ा सा माली मामलात में लोगों की कंप्लेंट्स होंगी, बहुत सारे मामलात होते हैं, तो उसमें हो सकता है कि वो ECL में उन्होंने एहतियातन नाम डाला हो, ठीक है, या ज़रूरी नहीं कि वो ECL में नाम हो, उसका क्या नाम है वो किसी ने मुखबरी करी हो, इन्फॉर्मेशन दी हो कि भाई ये बंदा एयरपोर्ट जा रहा है, तो एयरपोर्ट से किसी ने कहा नहीं ECL में ही नाम तो वही था, एयरपोर्ट पर रोक कर इदारे को इन्फॉर्म किया गया ECL में डाल, और सर मौके पे पर्चा हुआ एयरपोर्ट पे ही ना, मौके पे पकड़ा है। अब वल्ला आलम के उसको वहाँ FIA के ऑफिस ले जाकर पर्चा हुआ है, जो भी हुआ बड़ी क्विक उसके ऊपर जो है एक्शन हुआ है। और इससे जुड़ता एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं जो समझना चाह रहा हूँ अपनी नॉलेज के लिए भी और आवाम के लिए भी, कि जैसे ही ये 13, 14, 25 और 26 दफात उस पर लगी हैं, ठीक है, क्या इन अगेन सवाल मेरा वही आ रहा है, शायद मैं नहीं समझ पाया, घर से क्यों नहीं उठाया? देखें ये तो एजेंसी ही बता सकती है कि घर से उन्होंने क्यों नहीं उठाया। देखें मैंने जैसे आपको पहले बताया कि बहुत सारे माशरे में ऐसा है कि लोगों के घर ही ट्रेस नहीं होते, सीधी बात। बहुत सारे लोग पाकिस्तान का इतना बड़ा नामवर यूट्यूबर ना, एक बात सुने, देखें एक चीज़ आप ये बताएं मुझे कि आप कहीं पे भी शहर में आपका ठिकाना, बाज़ लोगों का ठिकाना एक नहीं होता, देखिए ना, एक बंदा यहाँ रह रहा है, वहाँ रह रहा है, फिर कहीं चला जाता है, मोबाइल नंबर चेंज करता है, ट्रेस आउट नहीं हो पा रहा। देखें ट्रेस आउट नहीं हो पा रहा, इन दी एंड वो लोग ECL में या ऐसे पासपोर्ट ऑफिस में या नादरा में उसके CNIC ब्लॉक करके ECL में नाम डाल के और पासपोर्ट ऑफिस में नाम ब्लॉक करके इसलिए करते हैं कि जैसे ही वो इन जगहों पे आएगा तो पलट के एक दिन तो आना है, ठीक है। अच्छा, इदारा जो है वो किसी भी मुलजिम का नाम जो है वो ECL में डलवा सकता है या इसके लिए इदारे को बाकायदा तौर पर कोई परमिशन रिक्वायर्ड होती है? इसमें वैसे तो ये होता है कि परमिशन रिक्वायर्ड होती है, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, और परमिशन जो है वो ले तो फिर जो है उस पर क्या नाम है उसका ECL में नाम डालता है, उसकी परमिशन दी जाती है। सर मुझे तो क्या सबको ही लगता है, आप भी जो मुस्कुरा रहे हैं आप भी इस बात से वाकिफ़ हैं कि उसका घर भी सबको पता है, उसकी एक एक सेकंड की, मिनट की एक्टिविटी भी सबको पता है, क्योंकि देखें साइबर क्राइम के ख़िलाफ़ काम करने के लिए अगर हमारे पास इदारे हैं ना तो सर वो काम कर भी रहे हैं। अगर वो काम कर रहे हैं ना तो इसीलिए इतने बड़े यूट्यूबर पे हाथ डला और उसकी भी छानबीन हुई। सर अगर ये हुआ ना तो फिर उसका इंस्टाग्राम का जो एक कम्युनिटी बनती है जिसके अंदर मैं चूँकि खुद ज़ाती तौर पे एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ, तो हम ना अपनी एक एक मिनट की, एक एक पल की खबर अपनी ऑडियंस को देते हैं। अब अगर आप मेरे पास मेहमान हैं तो क्या पता मैं स्टोरी लगा के बैठा हूँ कि जी आज मेरे पास शहाब भाई आ रहे हैं, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जैसे इदारे हमारे ना स्ट्रॉन्ग, वल्ला मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, मुझे बड़ा मान है इन इदारों पे कि ये क्विक एक्शन लेते हैं और सर इनको सब पता है कि कौन किस वक्त कहाँ बैठा हुआ है क्या नहीं। वल्ला अलम जिन्होंने इस केस पे इन्वेस्टिगेशन की है ही नोज बेटर कि क्या मामलात हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते, जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने सारी कार्रवाई की। लेकिन मैंने आपसे ये सवालात इसलिए की ताकि आम आवाम तक ये बात पहुंच जाए कि ये सारे केसेस किस तरह इन पे फॉलो अप होता है। खैर बात को आगे बढ़ाते हैं। एक और बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, रजब भट्ट।